हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजीपीआर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का। तो ये जो सब्जेक्ट है अन्य यूनिवर्सिटियों में जो है अलग अलग सेमेस्टरों में हो सकता है, और ये जो है एमजीपीआर यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर में आ जाता है। तो इसमें जो है टॉपिक आ जाता है हमारा, सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, वी कीपिंग एंड पोलिनेटर्स, वी बायोलॉजी, कमर्शियल मेथड्स ऑफ rearing, इक्विपमेंट्स यूज्ड, सेशनल मैनेजमेंट, वी एनेमीज एंड डिजीज़ का। ठीक है, ये आपके टॉपिक हैं इसके सिलेबस के। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और दोस्तों के पास जो है आप शेयर करना कतई मत भूलना। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला भाग आ जाता है कि मधुमक्खी जीव विज्ञान और परागण क्या है, वी बायोलॉजी एंड पोलिनेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मधुमक्खी का जो है वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा है। क्या है? एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक छत में ड्रोन का मुख्य कार्य क्या होता है। एक छत में ड्रोन का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, रानी मक्खी के साथ संभोग, मेटिंग। ठीक है, मेटिंग, रानी मक्खी के साथ संभोग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा जो है पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाई जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी की भाषा की खोज किसने की थी। मधुमक्खी की भाषा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कार्ल वॉन फ्रिश ने की थी। किसने की थी? कार्ल वॉन फ्रिश ने की थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रानी मक्खी प्रतिदिन औसतन कितने अंडे देती है। तो एक रानी मक्खी जो है औसतन प्रतिदिन में जो है कितने अंडे देती है। तो कितने अंडे देती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1500 से 2000 अंडे देती है एक रानी मक्खी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग आ जाता है। तो इसमें पूछा गया है व्यावसायिक पालन और उपकरण से संबंधित क्वेश्चंस, कमर्शियल रियरिंग एंड इक्विपमेंट्स। फिर आता है इसमें पहला क्वेश्चन कि आधुनिक मधुमक्खी पालन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बॉक्स का नाम क्या है। तो इस बॉक्स का जो है नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेंगेस्ट्रोथ हाइव। क्या है? लेंगेस्ट्रोथ हाइव हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि शहद निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ताकि छत्ता सुरक्षित रहे। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ताकि छत्ता जो है सुरक्षित रहे। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी वाला, हनी एक्सट्रैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनी एक्सट्रैक्टर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रॉयल जेली का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो रॉयल जेली का जो है उत्पादन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, श्रमिक मक्खी की ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्रमिक मक्खी की ग्रंथि के द्वारा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत की स्वदेशी मधुमक्खी की नस्ल कौन सी है। भारत की स्वदेशी मधुमक्खी की नस्ल कौन सी है। तो इसकी नस्ल कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। ठीक है, एपिस सेराना इंडिका और एपिस डोरसाटा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ठीक है, अगला भाग आता है इसमें कि मौसमी प्रबंधन और दुश्मन, सेशनल मैनेजमेंट एंड एनिमीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि शिशु अवस्था में मधुमक्खियों का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा है। शिशु अवस्था में मधुमक्खियों का जो है सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है, वो होता है वैक्स मॉथ होता है। क्या होता है? वैक्स मॉथ होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अकारीन रोग मधुमक्खी के किस अंग को प्रभावित करता है। अकारीन रोग मधुमक्खी के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको? श्वास नली को प्रभावित करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खियों में नोज़ेमा रोग किसके कारण होता है। मधुमक्खियों में नोज़ेमा रोग जो है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है नोज़ेमा रोग। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सर्दियों में मधुमक्खियों को भोजन के रूप में क्या दिया जाता है। सर्दियों में मधुमक्खियों को भोजन के रूप में क्या दिया जाता है? चीनी का घोल दिया जाता है। ठीक है, चीनी का घोल। फिर आता है अगला क्वेश्चन, फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि छत्ते से पुरानी रानी के साथ कुछ मक्खियों का निकल जाना क्या कहलाता है? या क्या कहलाता है? स्वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वार्मिंग कहलाता है। फिर आता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि अन्य लाभकारी कीट, अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रेशम कीट का मुख्य भोजन क्या है। तो रेशम कीट का जो है मुख्य भोजन क्या है? शहतूत की पत्तियाँ। ठीक है, शहतूत की पत्तियाँ। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लाख या लेक का उत्पादन करने वाले कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? लेसिफर लक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेसिफर लक्का हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कीट जैविक नियंत्रण में सहायक है। इनमें से कौन सा कीट जैविक नियंत्रण में सहायक है? तो कौन सा सहायक है? ट्राइकोग्रामा जो है वह सहायक है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों पर जाना पड़ता है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों पर जाना पड़ता है। तो कितने फूलों पर जाना पड़ता है? 20 लाख, 2 मिलियन फूलों पर जाना पड़ता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मोम बीज वैक्स मधुमक्खी के शरीर के किस भाग से निकलता है। मधुमक्खी के किस भाग से जो है मोम निकलता है? शरीर के किस भाग से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, पेट के निचले हिस्से की ग्रंथियों से जो है मोम निकलता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला भाग आ गया है, तो इसमें पूछा गया है मधुमक्खी की प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आता है कि किस मधुमक्खी को रोक वी कहा जाता है। तो किस मधुमक्खी को जो है रोक वी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एपिस डोरसाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिस डोरसाटा हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए सबसे शांत और उत्तम प्रजाति कौन सी है। सबसे शांत और उत्तम प्रजाति जो है इसकी कौन सी है? ठीक है, कौन सी इसकी सबसे उत्तम प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी वाला, एपिस मेलिफेरा इटालियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा इटालियन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस मधुमक्खी को पालतू बनाना लगभग असंभव है। तो ये जो है एपिस डोरसाटा को पालतू बनाना असंभव है। ठीक है, लगभग असंभव है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे छोटी मधुमक्खी प्रजाति कौन सी है। तो दुनिया की सबसे छोटी मधुमक्खी प्रजाति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, लिटिल वी एपिस फ्लोरिया हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि छत्ते का संगठन और जीवन चक्र, कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है पहला कि छत्ते में रॉयल जेली का मुख्य उपभोक्ता
कौन होता है? तो कौन होता है? रानी मधुमक्खी होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? केवल एक होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बांझ मादा हो जाता है। क्या आता है? बांझ मादा हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के विकास की सही अवस्थाएं क्या हैं? मधुमक्खी के विकास की सही अवस्थाएं क्या हैं? तो इसकी सही अवस्थाएं कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी का अंडा कितने दिनों में प्यूपा से वयस्क बन जाता है? तो कितने दिनों में बनता है? 16 दिनों में बनता है। फिर आता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन उपकरण इक्विपमेंट्स। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि शहद निकालने के दौरान चेहरे की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं या किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वी वेल का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि छत्ते के फ्रेम को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है? हाइव टूल है। क्या है? हाइव टूल है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन बॉक्स में क्वीन एक्सक्लूडर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला राइट हो जाएगा कि रानी को अंडे देने के लिए एक ही चैम्बर में रोकना। रानी को अंडे देने के लिए एक ही चैम्बर में रोकना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि शहद निकलने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शहद निकलने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है। फिर आता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि रोग और दुश्मन, ठीक है, डिजीज एंड एनिमी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि थाई शेक ब्रूड रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अमेरिकन फाउल ब्रूड AFV रोग की पहचान क्या है? तो रोग की इसकी पहचान क्या होती है? लार्वा से गोंद जैसी गंध आना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी का सबसे बड़ा स्तनधारी दुश्मन कौन सा है? तो कौन सा है? भालू है। मधुमक्खी का सबसे बड़ा स्तनधारी दुश्मन कौन सा है? भालू है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बरुआ माइट क्या है? बरुआ माइट क्या है? तो ये क्या है? एक परजीवी कीट है। क्या है? एक परजीवी कीट है। फिर आता है अगला भाग जिसमें पूछा गया है उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोपोलिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बी ग्लू के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के जहर में मुख्य विषैला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलिटिन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मोम का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? मोम का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कॉस्मेटिक्स और पॉलिश हो जाएगा। फिर आता है अगला भाग। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी का शरीर विज्ञान, बी एनाटॉमी एंड बायोलॉजी। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के कितने पंख होते हैं? तो मधुमक्खी के कितने पंख होते हैं? 2 जोड़ी पंख होते हैं और कुल 4 पंख होते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी पंख होते हैं और कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के पास कितनी आँखें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 आँखें होती हैं। 2 संयुक्त और 3 सरल होती हैं। ठीक है, 2 संयुक्त और 3 सरल होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन
जिसमें पूछा गया है कि पराग एकत्र करने वाली पोलन बास्केट कहाँ स्थित होती है। तो ये पोलन बास्केट जो है कहाँ स्थित होती है, पिछली टांगों के टिबिया पर स्थित होती है। पिछली टांगों के टिबिया पर स्थित होती है। क्या स्थित होता है, पोलन बास्केट। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी में शर्करा को शहद में बदलने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। तो कौन सा है, वह है इन्वर्टेस। इन्वर्टेस से कौन सा है, इन्वर्टेस जो है शर्करा को शहद में बदलने का कार्य करता है। फिर आता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है मौसम प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि फूलों की कमी वाले समय ड्रीथ पीरियड में मक्खियों को क्या खिलाया जाता है। तो इनको जो है क्या खिलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 1:1 के अनुपात में चीनी को पानी का घोल खिलाया जाता है। चीनी और पानी का घोल जो है खिलाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन में सुपर चैम्बर का क्या उपयोग है। मधुमक्खी पालन में सुपर चैम्बर का क्या उपयोग है। तो इसका क्या उपयोग हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा केवल शहद संचयन करने के लिए। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा, केवल शहद संचयन के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सर्दियों में छतों के तापमान को बनाए रखने के लिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को बनाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए तो सर्दियों का क्लस्टर बनाती है। क्या बनाते हैं, सर्दियों का क्लस्टर। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एब्सकॉन्डिंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो है मुख्य कारण क्या है, भोजन की कमी या दुश्मनों का लगातार हमला। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रजनन और अनुवांशिकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रोन नर मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे से पैदा होती है। किस प्रकार के अंडों से पैदा होती है। तो ये किससे होती है, अनिषेचित अंडा से होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी में वेगल डांस का आकार कैसा होता है। वेगल डांस का आकार कैसा होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बी वाला कि अंग्रेजी के 8 के आकार का होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि भोजन का स्रोत 100 मीटर से कम दूरी पर हो तो मक्खी को नृत्य करती है। तो कौन सा नृत्य करती है, तो मक्खी जो है कौन सा नृत्य करती है, तो राउंड डांस करती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मक्खी के स्पर्मेटिक का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं का संचयन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि परजीवी और कीटनाशक से संबंधित जो है क्वेश्चंस। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि नोज़ेमा रोग मधुमक्खी के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये जो है किस हिस्से को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फिर आता है इसमें मधुमक्खी पालन में फॉल ब्रूड रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रेपिनेस टेस्ट किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ट्रेचियल माइट मधुमक्खी के कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, श्वसन नलियों के अंदर पाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खियों के लिए सबसे खतरनाक कीटनाशक वर्ग कौन सा है। तो सबसे खतरनाक जो है कीटनाशक वर्ग कौन सा है, निकोटीनाइडस है। क्या है, निकोटीनाइडस है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा आ जाता है कि व्यावसायिक तकनीकें। क्या जाता है, व्यावसायिक तकनीकें आ जाता है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर लिटिल मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, रानी मक्खी के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान मधुमक्खी पालने में क्यों किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है,
राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बेहतर आनुवंशिक गुणवत्ता वाली रानी तैयार करने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के शहद में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि वह खराब ना हो। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 17% से 20% के बीच में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एपीटॉक्सिन किसका दूसरा नाम है। तो ये किसका दूसरा नाम है, मधुमक्खी की जहर, ठीक है, मधुमक्खी का जहर का नाम है। फिर आता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है विविध से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मधुमक्खी पालने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है, वसंत ऋतु मानी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि छत्ते के अंदर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, कितना बना रहता है। तो ये कितना बना रहता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 35 डिग्री बना रहना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मक्खी श्रमिक मक्खी से आकार में क्यों बड़ी होती है। तो ये क्यों बड़ी होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा बी वाला, रॉयल जेली के सेवन के कारण। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के मोम का गलनांक लगभग कितना होता है। तो इसका जो है गलनांक लगभग कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 62 सेल्सियस होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद का रंग और स्वाद मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, फूलों के स्रोत पर निर्भर करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि श्रमिक मधुमक्खी के डंक में कितने बर्ब्स होते हैं। तो कितने बर्ब्स होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा बी वाला, आरी जैसे कांटे जो शरीर में फंस जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन में माइग्रेटरी कीपिंग का क्या अर्थ है। तो इसका जो है क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, छत्तों को फूलों की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्पादन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त नहीं होता है। तो कौन सा नहीं प्राप्त होता है, तो ये जो है लाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाख। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि छत्ते में कम्युनिकेशन के लिए मक्खियाँ किन रसायनों का उपयोग करती हैं। तो किन रसायनों का जो है उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फेरोमोन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेरोमोन्स हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 20 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हमारा अगला भाग आ जाता है, इसमें बताया गया है गहन प्रबंधन और तकनीक, एडवांस्ड मैनेजमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि मधुमक्खी पालन में सुपर सीडियोर का क्या अर्थ है, सुपर सीडियोर का क्या अर्थ है। तो इसका जो है क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पुरानी या बीमार रानी को मक्खियों द्वारा स्वयं नई रानी से बदलना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि छत्ते में क्वीन सेल की आकृति कैसी होती है। छत्ते में क्वीन सेल की आकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, मूंगफली के छिलके जैसी लटकी हुई होती है, मूंगफली के छिलके जैसी लटकी हुई होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के अंडे का रंग कैसा होता है। मधुमक्खी के अंडे का रंग कैसा होता है, चमकीला सफ़ेद होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि रानी मक्खी एक बार में कितने शुक्राणु अपने शरीर से संचित कर सकती है। रानी मक्खी एक बार में कितने शुक्राणुओं को अपने शरीर में संचित कर सकती है। तो 50 से 70 लाख तक कर सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद का दानेदार होना किस शर्करा की अधिकता के कारण होता है। तो किस शर्करा की अधिकता के कारण होता है, ग्लूकोज के कारण होता है, ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर आता अगला भाग, इसमें पूछा गया है रोग और परजीवी विस्तृत
डिजीज एंड पैरासाइट्स। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि यूरोपियन फाउल ब्रूड के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मेलिसोकोकस प्लूटोनियस, मेलिसोकोकस प्लूटोनियस हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चाक ब्रूड रोग का मुख्य लक्षण क्या है। चाक ब्रूड रोग का मुख्य लक्षण क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, लार्वा का सफ़ेद पत्थर जैसा सख्त हो जाना, लार्वा का सफ़ेद पत्थर जैसा सख्त हो जाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के पेट की बीमारी नोज़ेमा सबसे अधिक किस मौसम में फैलती है। तो सबसे अधिक किस मौसम में फैलती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, देर सर्दियों और शुरुआती वसंत में फैलती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वरोआ माइट के नियंत्रण के लिए किस जैविक अम्ल का उपयोग किया जाता है, किस जैविक अम्ल का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फार्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मक्खियों के शरीर पर छोटे लाल रंग के जोंक जैसे परजीवी को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ट्रोपी लाइलाप्स माइट कहा जाता है, ट्रोपी लाइलाप्स माइट कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि रानी उत्पादन और ब्रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें आ जाता है। पहला कि ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए होता है, ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो ये किस कार्य के लिए होता है, बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, श्रमिक लार्वा को क्वीन सेल में स्थानांतरित करने के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रानी मक्खी के उत्पादन के लिए लार्वा की आयु कितनी होनी चाहिए। तो लार्वा की आयु कितनी होनी चाहिए, 12 से 24 घंटे होनी चाहिए, जिसमें एक दिन से कम होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि न्यूप्टियल फ्लाइट का क्या अर्थ है, न्यूप्टियल फ्लाइट का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, रानी मक्खी की संभोग उड़ान, रानी मक्खी की संभोग उड़ान हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक रानी मक्खी अपने जीवन में कितने बार संभोग उड़ान भरती है। तो कितने बार भरती है उड़ान, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जीवन में केवल एक कालखंड 1 से 2 दिन के दौरान एक या अधिक बार संभोग उड़ान भरती है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि परागण और कृषि, पोलिनेशन एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फसल उत्पादन में मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है, पर परागण क्रॉस पोलिनेशन द्वारा उपज बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सूरजमुखी की फसल में परागण के लिए प्रति हेक्टेयर कितने छत्तों का आवश्यकता होती है, कितने छत्तों की आवश्यकता होती है। तो कितने छत्तों की होती है, 3 से 5 छत्ते की आवश्यकता होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियाँ परागण के लिए किस रंग के फूलों की ओर सबसे अधिक आकर्षित होती है। तो किस रंग के और जो है सबसे अधिक आकर्षित होती हैं, नीला और पीला और बैंगनी की तरफ जो है सबसे अधिक आकर्षित होती है, नीला पीला बैंगनी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वी ब्रेड किसे कहते हैं, वी ब्रेड किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, पराग और शहद का मिश्रण जिसे मक्खियाँ स्टोर करती हैं, पराग और ब्रेड का मिश्रण जिसे मक्खियाँ स्टोर करती हैं। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद की गुणवत्ता और रसायन, शहद की गुणवत्ता और रसायन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि शहद की अम्लता पीएच लगभग कितनी होती है। तो पीएच लगभग कितनी होती है, 3 से 9 अम्लीय होती है। ठीक है, 3 से 9 अम्लीय होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में जो है नहीं पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो है राइट हो जाएगा, विटामिन ए और डी बहुत कम या नगण्य अवस्था में पाया जाता है, मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है
कि शहद में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं। तो शहद में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि HMF हाइड्रोक्सी मेथाइल फुरफोरल हो जाएगा। क्या है? हाइड्रोक्सी मेथाइल फुरफोरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आता है परीक्षण शहद में क्या जांचने के लिए किया जाता है। तो क्या जांचने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि शहद की ताजगी और अधिक गर्म किए जाने की स्थिति को। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है दुश्मन और सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ जाता है ग्रेटर वैक्स मॉथ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों गैलेरिया मेलोनेला हो जाएगा। गैलेरिया मेलोनेला हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ततैया मधुमक्खी के छत्ते को कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो कैसे नुकसान पहुंचाती है? मक्खियों को पकड़कर खाना और मांस के लिए शिकार करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि छत्ते के प्रवेश द्वार पर गार्ड मधुमक्खियों का क्या कार्य है। तो इसका जो है क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बाहरी मक्खियों और दुश्मनों को अंदर आने से रोकना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक पहनावा कौन सा है। महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक पहनावा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ओवरऑल सूट और वी वेल। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विविध प्रबंधन प्रश्न। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन में वी एस्केप का उपयोग होता है। तो वी एस्केप का उपयोग कैसे होता है? सुपर चैम्बर से मक्खियों को हटाकर शहद निकालने के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि नए छत्ते किसके बने होते हैं। नए छत्ते किसके बने होते हैं? शुद्ध मोम के बने होते हैं। शुद्ध मोम की जो है पतली परत से बने होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि रानी मधुमक्खी के मरने पर श्रमिक मक्खियाँ नई रानी कैसे चुनती हैं। नई रानी कैसे चुनती हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 3 दिन से कम आयु के लार्वा को रॉयल जेली खिलाकर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक सामान्य छत्ते में श्रमिकों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 20,000 से 60,000 तक होती है। फिर आता है दोस्तों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि लाभदायक कीट। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि रेशम के कीड़े के किस भाग से रेशम निकलता है। तो किस भाग से निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रेशम ग्रंथि से लार्वा द्वारा निकलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लाख कीट का भोजन क्या है। तो इसका भोजन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, पेड़ों का रस जैसे पलाश कुसुम। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्राइसोपा नामक कीट को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यह हानिकारक एफिड्स और कीड़ों को खाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट परागण में सहायक नहीं है। तो कौन सा कीट जो है परागण में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दीमक। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद और औषधि महत्व क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि शहद में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीबैक्टीरियल घटक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस देश को शहद का देश या एपीकल्चर का केंद्र माना जाता है। तो किसको माना जाता है एपीकल्चर का केंद्र जो है? तो चीन शहद उत्पादन में प्रथम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मोम का रंग सफ़ेद से पीला क्यों हो जाता है। क्योंकि उसमें पराग और प्रोपोलिस के तेलों के मिलने के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के अंडे से लार्वा कितने दिनों में बाहर निकलता है। तो कितने दिनों में बाहर निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 3 दिनों में निकलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक वयस्क ड्रोन नर का मुख्य लक्षण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, ये सभी। ए वाला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि उसके पास डंक नहीं होता है और उसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं,
वह शहद इकट्ठा नहीं करता। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मक्खियों द्वारा छत्तों के प्रवेश द्वार पर मोम और गोंद लगाकर उसे छोटा करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोपोलाइजिंग कहलाता है। फिर आता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि कठिन परिस्थितियाँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि छत्ते में रानी लंबे समय तक ना हो तो क्या होता है? यदि छत्ते में रानी लंबे समय तक ना हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ए वाला, कि श्रमिक मक्खियाँ अंडे देने लगती हैं जिनसे केवल नर पैदा होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लेइंग वर्कर के अंडे की पहचान क्या है? तो यह क्या है? बी वाला राइट हो जाएगा, एक ही सेल में कई सारे अव्यवस्थित अंडे। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खियाँ 1 पाउंड शहद बनाने के लिए लगभग कितनी दूरी तय करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पृथ्वी के तीन घेरों के बराबर लगभग 55,000 मील। फिर आता अगला क्वेश्चन कि रानी मधुमक्खी का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका लगभग वजन कितना होता है? 180 से 200 मिलीग्राम होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि शहद में कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठी होती है? तो कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठी होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, फ्रक्टोज होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक का जहर किस प्रकृति का होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, अम्लीय होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पराग में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? बी वाला राइट हो जाएगा, प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी की फेरोमोन की ग्रंथि कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? जबड़ों में होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मक्खियों के झुंड को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्वार्म बास्केट या खाली हाइव का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालने के बॉक्स में सबसे नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सबसे नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? बी वाला राइट हो जाएगा, बॉटम बोर्ड कहा जाता है। बॉटम बोर्ड कहा जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें अगला भाग आता है। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन का अर्थशास्त्र और प्रबंधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जब प्रकृति में फूलों का रस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि वी स्पेस की अवधारणा किसने दी थी? वी स्पेस की अवधारणा किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एल लेंगस्ट्रॉथ ने दी थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों के लिए आदर्श वी स्पेस कितना होता है? आदर्श वी स्पेस कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 6 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर, 1/4 से 3/8 इंच। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि शहद निकालने वाले कमरे की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? वह पूरी तरह से मधुमक्खी रोधी होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि छत्ते में ड्रोन की सहायता से संख्या बहुत अधिक हो, ड्रोन की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, शहद की खपत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा, क्योंकि ड्रोन केवल खाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग आ जाता है। इसमें पूछा गया है शहद और भौतिक और रासायनिक गुण। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि शहद में हाइग्रोस्कोपिक गुण का क्या अर्थ है? हाइग्रोस्कोपिक का गुण का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, यह हवा से नमी सोखने की क्षमता रखता है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद की विशिष्ट गुरुत्व पानी से कैसी होती है, कम होती ज़्यादा होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अधिक होती है, लगभग 1.36 से 1.44 होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि शहद को गर्म करने पर उसमें मौजूद एंजाइमों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शहद को सीधे आग पर नहीं उबालना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि कॉम्ब हनी किसे कहते हैं। कॉम्ब हनी किसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वह शहद जो सीधे मोम के छत्ते सहित बेचा जाता है। फिर आता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि रोग नियंत्रण की तकनीकी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि मधुमक्खी पालकों को संक्रमित रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उपकरणों को रोगमुक्त करते रहना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अमेरिकन फाउल ब्रूड से संक्रमित छत्ते का अंतिम उपचार क्या है। अंतिम उपचार क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, छत्ते और संक्रमित सामग्री को जलाकर जमीन में गाड़ देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पॉलीसिथी का अर्थ मधुमक्खी कॉलोनी में क्या है। मधुमक्खी कॉलोनी में क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आयु के अनुसार कार्य का विभाजन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शुरुआती दिनों में 1 से 3 दिन की आयु श्रमिक मक्खी क्या काम करती है। तो श्रमिक मक्खी जो है क्या काम करती है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि छत्ते की सफाई और गर्मी पैदा करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, अगला भाग आता है कि परागण और वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मक्खियाँ फूलों से क्या क्या प्राप्त करती हैं। तो मक्खियाँ फूलों से क्या क्या प्राप्त करती हैं, नेक्टर शर्करा का स्रोत और पराग प्रोटीन का स्रोत प्राप्त करती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विश्व में खाद्य फसलों का कितना प्रतिशत हिस्सा परागण के लिए कीटों पर निर्भर है। तो कितना प्रतिशत परागण के लिए कीटों पर निर्भर है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लगभग 30% से 35% है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विचारागाह का क्या अर्थ है। विचारागाह का क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, छत्ते के आसपास उपलब्ध फूल और वनस्पतियाँ। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रश्न। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि हनी फ्लो अवधि किसे कहते हैं। हनी फ्लो अवधि किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जब फूल भरपूर मात्रा में हों और शहद का संचय तेजी से हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी की उम्र बढ़ाने के लिए उसे किससे दूर रखना चाहिए। किससे दूर रखना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, अत्यधिक तनाव और बार बार छत्ता खोलने से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों के लिए प्रोटीन फीड के रूप में क्या दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, तो इसे जो है सोयाबीन का आटा पराग का विकल्प देना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि एपीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। एपीकल्चर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये किस भाषा से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि अन्य लाभकारी कीट। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि मक्का और गन्ने के तना छेदक को नियंत्रित करने के लिए किस मित्र कीट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ट्राइकोग्रामा का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के अलावा कौन सी कीट व्यावसायिक मोम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कौन सी कीट जो है व्यावसायिक उत्पादन के लिए माना जाता है, कोई नहीं, मोम केवल मधुमक्खी ही बनाती है। मोम केवल मधुमक्खी ही बनाती है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि लाख का उत्पादन कीट के शरीर के किस हिस्से से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, शरीर की ग्रंथियों से निकले स्रोत से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम के कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रीलिंग कहलाती है।
फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन के सूक्ष्म प्रश्न। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि मधुमक्खी का हृदय कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एक लंबी नलिका जैसा जो पीठ की तरफ होता है। ठीक है, जो पीठ की तरफ होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मक्खियाँ श्वसन किसके माध्यम से करती हैं। मक्खियाँ श्वसन किसके माध्यम से करती हैं, तो किसकी सहायता से मक्खियाँ श्वसन करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, शरीर के किनारों पर स्थित छिद्रों द्वारा करती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि श्रमिक मधुमक्खी की अधिकतम उड़ान गति कितनी हो सकती है। अधिकतम उड़ान गति कितनी हो सकती है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों में पराग डंपिंग क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फूलों से लाए गए पराग को छत्ते की कोठरियों में जमा करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि उपकरण और रखरखाव क्या है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पुराने और काले पड़ चुके छत्तों को क्यों बदल देना चाहिए। पुराने पड़ चुके छत्तों को क्यों बदल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, रोगी के फैलने के खतरे को कम करने के लिए बदल देना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालक का मुख्य औजार हाइव टूल किस धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है, स्टील या लोहे का बना होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि छत्ते को चींटियों से बचाने के लिए क्या किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्टैंड के पायों को पानी या तेल के बर्तन में रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी व्यवहार। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि रोबिंग क्या है। तो रोबिंग क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एक छत्ते की मक्खियों द्वारा दूसरे कमज़ोर छत्ते का शहद लूटना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी धूप का उपयोग किसके लिए करती है। धूप का उपयोग किसके लिए करती है, दिशा ज्ञान के लिए करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि श्रमिक मक्खी को बहुत अधिक रॉयल जेली खिलाई जाए तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बी वाला कि वह रानी जैसी विशेषताओं के साथ विकसित हो सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि छत्ते में सफाई कर्मचारी का कार्य कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, युवा श्रमिक मक्खियाँ करती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद संवर्धन। ठीक है, भाग 31 आ जाता है, इसमें पूछा गया कि शहद संवर्धन। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि शहद को छानने के लिए किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करना चाहिए। तो किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करना चाहिए, मलमल का कपड़ा या महीन नायलॉन जाली। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद किस प्रकार के बर्तन में जमा करना चाहिए। तो किस प्रकार के बर्तन में जमा करना चाहिए, कांच या खाद्य श्रेणी प्लास्टिक स्टील के बंद बर्तन में करना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नकली शहद की पहचान का एक घरेलू तरीका क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, पानी के गिलास में डालने पर वह घुले बिना नीचे बैठ जाए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि कीट विज्ञान की अन्य शाखाएं कौन सी हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आता है कि सेरीकल्चर में कोकून को उबालने का क्या उद्देश्य है। कोकून को उबालने का क्या उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अंदर के प्यूपा को मारना ताकि रेशम का लंबा धागा बिना टूटे मिल सके। फिर आता अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम कौन सा माना जाता है। शहतूत रेशम माना जाता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विविध एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के डंक के जहर का मुख्य उपयोग किस बीमारी के अनुसंधान में हो रहा है। किसमें हो रहा है, कैंसर और HIV में हो रहा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी कितनी दूर तक फूलों की गंध सूंघ सकती है। तो कई किलोमीटर तक सूंघ सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी
रानी मधुमक्खी को रानी बनाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो कौन सा है मुख्य पदार्थ? रॉयल जेली है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन में न्यूक्लियस हाइव क्या होता है? तो ये क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एक छोटा डिब्बा जिसमें 2 से 5 फ्रेम होते हैं जो कॉलोनी शुरू करने के काम आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी की उम्र बढ़ने पर उसके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले घिसता है? कौन सा हिस्सा जो है सबसे पहले घिस जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पंख सबसे पहले घिसते हैं, क्योंकि उन्हीं का कार्य सबसे अधिक होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शहद में कौन सा एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है? कौन सा एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ग्लूकोनिक एसिड पाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि क्या रानी मधुमक्खी कभी डंक मारती है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल अपनी प्रतिद्वंद्वी रानी को। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शहद का घनत्व कितना होता है? तो लगभग 1.4 ग्राम प्रति मिली के हिसाब से होता है। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत में? तो किसके अंतर्गत आता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एपिस शब्द का क्या अर्थ है? एपिस शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मधुमक्खी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है उन्नत कीट जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी के पंखों में कौन सी संरचना उन्हें उड़ते समय आपस में जोड़कर रखती है? तो ये वाला हो जाएगा राइट, हुक हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के पेट में कितने खंड होते हैं? तो कितने खंड होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 6 खंड होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के रक्त का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? रंगीन या हल्का पीला होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी का कंकाल कहाँ होता है? मधुमक्खी का कंकाल कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शरीर के बाहर, जिसे काइटिन कहते हैं। फिर आता अगला भाग। इसमें पूछा गया है कि शहद निष्कर्षण और भंडारण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि शहद निकालने के बाद उसमें मौजूद हवा के बुलबुलों और गंदगी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शटलिंग कहलाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि शहद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण कितने तापमान पर किया जाता है? कितने तापमान पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 60 सेल्सियस से 65 सेल्सियस और 30 मिनट के लिए किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि शहद में किण्वन फॉर्मेशन को रोकने के लिए नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 18% से कम होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शहद का भंडारण करने के लिए सबसे खराब धातु कौन सी है? कौन सी है सबसे खराब धातु? लोहा और जस्ता, क्योंकि शहद अम्लीय होता है और इनसे क्रिया करता है। फिर आता है अगला भाग हमारे। इसमें पूछा गया है कि रोगों के लक्षण और निवारण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एकेराइन रोग का दूसरा नाम क्या है? एकेराइन रोग का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आइल ऑफ वाइट डिजीज़ हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बीमार मधुमक्खियों के पंख जब के अक्षर के आकार में फैल जाएं तो यह किस रोग का लक्षण है? के अक्षर के आकार के रूप में जब पंख फैल जाएं तो किस रोग का जो है लक्षण है ये? तो किस रोग का लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एकेराइन रोग हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शैग ब्रूड रोग में लार्वा किस स्थिति कैसी होती है? की स्थिति कैसी होती है? तो इसकी स्थिति कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वह पानी से भरी थैली जैसा बन जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि यदि छत्ते के सामने बहुत सारी मरी हुई मधुमक्खियाँ दिखें तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कीटनाशक विषाक्तता। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग। इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक प्रबंधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पराग जाल का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो ये क्यों किया जाता है? व्यापार के लिए, पराग इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन में वी ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शहद उत्पादन बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय डिब्बों को बंद करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सूर्यास्त के बाद या सुबह होने से पहले जब सभी मक्खियां अंदर हों तब बंद करना चाहिए। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि कीट विज्ञान के सामान्य तथ्य कौन से हैं? पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कीटों के शरीर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सिर, वक्ष, थोरक्स और पेट, एब्डोमेन। फिर आता है अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि कीटों के वक्ष, थोरैक्स भाग से कितनी टांगें जुड़ी हुई होती हैं? 3 जोड़ी, कुल 6। रहता अगला क्वेश्चन कि रेशम कीट पालन में सट्टो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि एक जीवाणु जनित रोग। फिर आता अगला क्वेश्चन कि लाख कीट किस कुल का सदस्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, लेशिफेरिडी है। क्या है? लेशिफेरिडी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि विविध और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते का मोम किस ग्रंथि से निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मोम ग्रंथियाँ जो पेट के 4 से 7 खंडों पर होती हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी के डंक का उपयोग वह किसके लिए करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, दूसरी प्रतिद्वंदी रानियों को मारने के लिए करती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि छत्ते के अंदर रानी मधुमक्खी की स्थिति का पता श्रमिक मक्खियों को कैसे चलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, रानी के फेरोमोन के द्वारा होता है। रानी के फेरोमोन की गंध से होता है। फिर आता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि स्वार्मिंग को रोकने का एक तरीका क्या है? कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अतिरिक्त रानी कोशिकाओं को काट देना और जगह बढ़ाना। फिर आता अगला क्वेश्चन कि शहद में मुख्य खनिज आयरन किस रंग के शहद से अधिक पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, गहरे रंग के शहद से अधिक पाया जाता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी जीव विज्ञान गहन अध्ययन। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी की जीभ का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फूलों का रस चूसना। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मक्खियाँ सर्दियों में छत्ते के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए क्या करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अपनी उड़ान की मांसपेशियों को तेज़ी से हिलाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 1 किलोग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों का रस चूसना पड़ता है? तो कितने फूलों का रस जो है चूसना पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लगभग 40 लाख। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते की कोठरियाँ किस आकार की होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, षटकोणीय आकार की होती हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि रानी मधुमक्खी के डंक में कितने कांटे होते हैं? तो कितने कांटे होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बहुत कम या नहीं के बराबर, इसलिए वह बार बार डंक मार सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि उत्पादन और औषधीय गुण। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहद का नियमित सेवन किस बीमारी में लाभकारी है?
राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ये सभी। तो इसमें आ जाता है खांसी और गले की खराश, बी वाला आ जाता है एनीमिया खून की कमी, सी वाला आ जाता है पाचन सुधारने में, ये सभी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रॉयल जेली का रंग कैसा होता है। रॉयल जेली का रंग कैसा होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, दूधिया सफ़ेद या हल्का क्रीम कलर का होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालने से किसानों को मिलने वाला अदृश्य लाभ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फसलों की पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि परागण द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी का जहर वेनोम निकालने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इलेक्ट्रिक शॉक बोर्ड। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद में पाया जाने वाला प्राकृतिक संरक्षक क्या है। प्राकृतिक संरक्षक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, अधिक चीनी और कम नमी। तो अगला भाग आ जाता है दोस्तों इसमें कि अंतिम मिश्रित प्रश्न। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आता है कि एपिस मेलिफेरा भारत सबसे पहले कहाँ सफलतापूर्वक शुरू की गई थी। कहाँ सबसे पहले सफलतापूर्वक शुरू की गई थी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 1960 के दशक में शुरू की गई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के विकास के दौरान प्यूपा अवस्था कहाँ व्यतीत होती है। प्यूपा अवस्था कहाँ व्यतीत होती है, तो कहाँ व्यतीत होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मोम से बंद कोठरियों के अंदर व्यतीत होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि छत्ते में ब्रूड किसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अंडों, लार्वा और प्यूपा के सम्मिलित समूह को। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि नर मधुमक्खी का वजन श्रमिक मधुमक्खी से, तो इसमें आ जाता है बी वाला कि लगभग 2 गुना होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मक्खियाँ अपनी दिशा कैसे निर्धारित करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, सूर्य की स्थिति और ध्रुवीकृत प्रकाश से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एपिस डोरसाटा का शहद निकालना खतरनाक क्यों है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यह मक्खी बहुत संक्रामक होती है और सामूहिक हमला करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मोम किसमें घुलनशील है, तो मोम जो है ईथर और गर्म तेलों में घुलनशील है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन को नया हाइव स्थापित करने के लिए क्या खरीदना पड़ता है, तो क्या खरीदना पड़ता है, वी पैकेज या न्यूक्लियस कॉलोनी खरीदनी पड़ती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मक्खियाँ शहद की थैली में क्या जमा करती हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फूलों का रस जमा करती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन के लिए धुआं क्या काम करता है, मधुमक्खी को खतरे का संकेत देता है जिससे वे शहद खाने लगती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद में कौन सी शर्करा सबसे कम मात्रा में होती है, सुक्रोज होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रोपोलिस का उपयोग औषधि के रूप में क्यों किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसके एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुणों का कारण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के जीवन में नर्स बी का कार्य क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, रानी और लार्वा का भोजन खिलाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मक्खियाँ छत्ते के बाहर मल त्याग क्यों करती हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, छत्ते की सफाई बनाए रखने और बीमारियों को रोकने के लिए करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन कौन सा है, मीठा क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन या नेशनल वी कीपिंग एंड हनी मिशन। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन, लाभदायक कीट 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से तो फिलहाल सभी को पढ़ना है, लेकिन इनको थोड़ा सा अधिक ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक रूप से परागण में सबसे महत्वपूर्ण कीट कौन सा है, तो कौन सा है, मधुमक्खी है।
बी वाला राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद क्या है। मुख्य उत्पाद क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला शहद और मोम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला बॉम्बिक्स मोरी हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लाख का उत्पादन करने वाले कीट को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला लाख कीट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लेडी बग किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि हानिकारक कीटों जैसे एफिड्स को खाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण में अपमार्जक के रूप में कार्य करने वाला कीट कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला डंग बीटल है। क्या है, डंग बीटल है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला एपीकल्चर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम का धागा कीट की किस अवस्था से प्राप्त होता है। तो किस अवस्था से प्राप्त होता है, कोकून अवस्था से प्राप्त होता है, कोकून अवस्था से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में लाख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कीट कौन सा है। केरिया लक्का है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ड्रैगन फ्लाई किस प्रकार लाभदायक है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला यह मच्छरों और उनके लार्वा को खाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहतूत के पत्तों पर किस कीट का पालन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला रेशम कीट का पालन किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परागण से फसल की उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला उपज बढ़ती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के डंक का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला गठिया रोग के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने में कौन सा कीट सहायक है भूमि को खोदकर। फिर आता है इसमें जो है राइट आंसर भृंग हो जाता है, ठीक है, भृंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि परजीवी कीट किस प्रकार लाभदायक है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला वे शत्रु कीटों के अंदर अंडे देकर उन्हें मार देते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि प्रोपोलिस क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि मधुमक्खी द्वारा छत्ते की मरम्मत के लिए बनाया गया गोंद। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम उद्योग को क्या कहा गया है, इसको क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सेरीकल्चर कहा जाता है। और आता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कीट परागण के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला उपरोक्त सभी तितली, भंवरा, मधुमक्खी, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ट्राइकोग्रामा का उपयोग कृषि में क्यों किया जाता है। जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लाख कीट किस पेड़ के रस को पीकर लाख बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला पलाश, कुसुम और बेर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होने वाले मोम का उपयोग कहाँ होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सभी जगह होता है, दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स और मोमबत्ती बनाने में और पॉलिश बनाने में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाभदायक कीटों का क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला वे कीटनाशकों का विकल्प है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सिर्फिड फ्लाई किस प्रकार उपयोगी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला इसका लार्वा एफिड्स को खाता है और व्यस्क परागण करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला चीन। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के विष में मुख्य घटक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला मेलेटिन है। क्या है, मेलेटिन है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कीट शत्रु कीटों का भक्षण करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रेइंग मेंटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेइंग मेंटिस हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है
कि कोकून कोकून को गर्म पानी में क्यों डाला जाता है, गर्म पानी में क्यों डाला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, रेशम के धागे को ढीला करने के लिए डाला जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, अंडे देना कार्य है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उत्तम प्रजाति कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एपिस मेलिफेरा इटालियन मक्खी मानी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लाख का उपयोग प्राचीन काल में किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सील के लिए किया जाता है, सील लगाने और आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सिल्क क्या है? सिल्क क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, प्रोटीन है। सिल्क क्या है? प्रोटीन है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक छत्ते में ड्रोन क्या होते हैं? एक छत्ते में ड्रोन क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला, नर मक्खी होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पर परागण में सहायक कीट हैं। पर परागण में सहायक कीट कौन से हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, तितलियाँ, कीट पतंग और भृंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि भूमि की उर्वरता में सुधार करने वाले कीट को क्या कहते हैं? तो कीट को क्या कहा जाता है? मृदा कीट कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लाख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है लाख उत्पादन में। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के परिवार में सबसे बड़ी मक्खी कौन सी है? सबसे बड़ी मक्खी कौन सी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी वाला, रानी मक्खी है। कौन सी मक्खी है? रानी मक्खी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? रेलिंग कहा जाता है। ठीक है, रेलिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रॉयल जेली का उत्पादन कौन करता है? रॉयल जेली का उत्पादन कौन करता है? श्रमिक मक्खी करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कीटों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? कीटों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाख कीट की सुरक्षात्मक कोटिंग को क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक कोटिंग को क्या कहा जाता है? लाख कहा जाता है, रेजिन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन के बॉक्स को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन के बॉक्स को क्या कहा जाता है? हाइव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइव कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कीट फलों के उत्पादन में वृद्धि करता है? फलों के उत्पादन में वृद्धि करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैटरपिलर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लाभदायक कीटों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, उपयुक्त सभी। इसमें आता है कीटनाशकों का कम प्रयोग और अधिक फूलों वाले पौधे लगाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शहद का सबसे बड़ा औषधीय गुण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, यह सड़ने से रोकता है। और बी वाला हो जाएगा यह तुरंत ऊर्जा देता है। और सी वाला हो जाएगा यह खांसी में लाभदायक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी परागण के बदले फूलों से क्या लेती है? तो क्या लेती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मकरंद लेती है, मकरंद और पराग लेती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पक्षी और चमगादड़ के अलावा कौन सी कीट रात में परागण करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, पतंगे, मोथ्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन लैशविंग कीट किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, इसे एफिड लायन कहा जाता है क्योंकि यह हानिकारक कीटों को खाता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर करना तो पता ही मत भूलना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।